हेलो एवरीवन। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ सम बॉडीज। ठीक है, उसमें से हमने रिंग का पढ़ा, रॉड का पढ़ा, फिर हमने डिस्क का पढ़ा और फिर हमने हॉलो हेमिस्फेयर का पढ़ा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर का अगर निकालना हो तो हम क्या करें। ओके, सी दिस सेंटर of mass of solid hemisphere, solid hemisphere। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो आपको समझ में आ गया, हेमिस्फेयर है ना, फुल सॉलिड स्फेयर का आधार ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो ये मान लो आपका हेमिस्फेयर। तो सॉलिड है बेटा, सॉलिड है तो इसमें क्या होगा, पूरा वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम में इसका मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, तो बताओ इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मास जो है इसके पूरे इसमें भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो पूरे वॉल्यूम में है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म है बेटा, ये है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर है तो बेटा मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी डेंसिटी होगा इसके पास, लेट डेंसिटी बी। ठीक है, मान लो डेंसिटी क्या है, रो है। तो आपको पता है कि रो बराबर क्या होता है, dm बाई dv होता है। ठीक है, देयरफॉर dm बराबर क्या होगा, रो इंटू dv। तो अगर किसी स्मॉल एलिमेंट का मुझे dm निकालना होगा तो क्या करूंगा, रो इंटू dv करूंगा। तो ये देखो बेटा हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है और इसका रेडियस मान लो कितना है बेटा, कैपिटल R है। ठीक है, ये मान लो x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो बताओ किस पर सिमेट्री दिख रहा है बेटा, x एक्सिस पर सिमेट्री दिख रहा है। देखो बराबर बराबर है दोनों साइड में, तो x एक्सिस पर सिमेट्रिक है। तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहेगा, लेकिन y एक्सिस पर सिमेट्री नहीं है। तो y एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ मास है वो आएगा। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, y एक्सिस निकालना है, y सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, तो पता है बेटा, y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, है ना, क्लियर है। तो चलो dm यानी एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा। कैसा एलिमेंट ले, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एक हॉलो हेमिस्फेयर वाला ये काटेंगे, क्या चीज, एलिमेंट। टेक अ हॉलो हेमिस्फेयर ऑफ radius small r and thickness dr as element। ठीक है, एलिमेंट के रूप में हमने एक हॉलो हेमिस्फीयर ले लिया। ठीक है, यहां से हमने एक ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर काट लिया। ठीक है बेटा, ओके, ऐसा काट लिया जिसका थिकनेस क्या है बेटे, dr है और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो आपने हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी अभी पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। क्या होता था बेटा हॉलो हेमिस्फीयर का, r/2, है ना। तो इसका जो, इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं होगा बेटा, कितना, r/2। इसका रेडियस हमने r माना है तो r/2। तो ये क्या हो गया बेटा, y हो गया, किसका, इस एलिमेंट का, एलिमेंट का y क्या हो गया, r/2 हो गया। आ गई कहानी समझ में। ठीक है, तो चलो अब इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, dm निकालना पड़ेगा। dm के लिए देखो क्या करना है, रो इंटू dv, dv यानी वॉल्यूम। तो ये जो आपने एलिमेंट के रूप में हॉलो हेमिस्फीयर काटा है उसका, है ना, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा बताओ, इसको हमने क्या बोला, dv बोला। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसको इमेजिन करो, आपने इसको बाहर कर लिया। तो हेमिस्फीयर है आपके पास, हॉलो हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसको आपने बाहर कर लिया।
तो आप बताओ बेटा उसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है। तो आप बोलोगे बेटा जो फुल स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ये उसका आधा है, हॉलो हेमिस्फेयर है, आधा स्फेयर है, तो कितना होगा 2πr²। तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है 2πr² है, 2πr² है। अब आप क्या करो उसको बाहर किया, बाहर करके उसको चपटा कर दो, चपटा कर दोगे तो बेटा ऐसा सर्कुलर शेप ले लेगा, है ना, सर्कुलर शेप ले लेगा जिसका एरिया कितना हो गया 2πr²। और उसकी थिकनेस देखो कितनी है dr। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया इंटू थिकनेस, हमेशा वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया इतना है और थिकनेस कितना है dr। तो ये आ गया आपका dv यानी वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। जब ये निकल गया तो dm निकल जाएगा, देयरफॉर dm क्या हो जाएगा बेटा dm इक्वल्स टू हो गया रो इंटू 2πr² dr, दिस इज dm। अब अपने को क्या करना है बेटा इन चीजों को यहां पर पुट करना है, ठीक है। तो देयरफॉर y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y कितना है देखो बेटा r/2, तो r/2, dm कितना है तो इतना है ना, रो इंटू 2πr² dr, 2πr² dr अपॉन इंटीग्रेशन dm, ठीक है। dm कितना है रो इंटू 2πr² dr, ठीक है, ये हो गया dm। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो जो वेरिएबल टर्म क्या है बेटा स्मॉल r वेरिएबल टर्म है, बाकी जो कांस्टेंट है आप उसको कटा सकते हो, रो 2π इसको आप कटा सकते हो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बच गया 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखो r³ dr हो गया अपॉन इंटीग्रेशन r² dr हो गया। अब आपको देखना है कि लिमिट कहां से कहां लेना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा r के रिस्पेक्ट में। r देखो क्या होगा, सबसे पहला जो एलिमेंट बनेगा वो 0 पे बनेगा और आखिरी एलिमेंट जो है वो कहां बनेगा कैपिटल R पे बनेगा। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, तो देखो क्या निकल करके आता है 1/2। इसका इंटीग्रेशन बेटा r⁴/4 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से r है, अपॉन इसका क्या हो जाएगा बेटा r³ हो जाएगा, कहां से कहां तक 0 से r तक, है ना बेटे। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जा रहा है 1/2, लिमिट रखोगे बेटा ये हो जाएगा r⁴/4 अपॉन ये हो जाएगा r⁵/3। तो r से ये एक बार में कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ रहा है देखो 3r/8। सो देयरफॉर y सेंटर ऑफ मास फाइनली आया आपका 3r/8। और आपको मैंने पहले ही बताया x तो क्या होगा ओरिजिन पे ही रहेगा, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली अपना सपोज यहाँ कहीं आया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3r/8 है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा 3r/8 पर होगा, 3r/8 पर होगा। अच्छे से समझ में आ गया बच्चे अपने को, ठीक है, ओके। ये अगेन मैं बोल रहा हूं इसका कंप्लीट डेरिवेशन अगर आपको दिक्कत होता है कोशिश जरूर करनी चाहिए आपको, है ना, जितना हो सके उतना कोशिश करो लर्न करने की। अगर फिर भी नहीं होता है तो एटलीस्ट आपको उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शेप है बेटा, अगर हमारे पास एक हॉलो सर्कुलर कोन हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो यूनिफॉर्म हॉलो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो सर्कुलर कोन, कोन के लिए अपने को निकालना है, ठीक है। तो बेटा हमने एक कोन बना लिया,
ठीक है, सर्कुलर कोन है। ओके, इसका रेडियस मान लो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसकी हाइट सपोज स्मॉल एच है। ठीक है, इस कोन की हाइट एच है, रेडियस आर है, और अंदर से क्या है बेटा, होलो है। ठीक है, तो आप बताओ इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो ऑब्वियसली अंदर खाली है, वॉल्यूम है नहीं। ठीक है, तो आपके पास जो मास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचता है वो क्या बचता है, उसका सरफेस बचता है। तो इस पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पर होगा। ठीक है, तो लेट मास, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डेंसिटी सपोज क्या है बेटा, सिग्मा इज सिग्मा। आगे बात समझ में, सरफेस मास डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ओके, तो बेटे आपको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, dm बाय da होता है। देयरफॉर है ना, मास पर यूनिट एरिया, तो देयरफॉर dm बराबर क्या होगा बेटा, सिग्मा इंटू da होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस एक एलिमेंट काटना पड़ेगा। एलिमेंट काटने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से y ऊपर जाएंगे। ठीक है, y ऊपर गए और y ऊपर जाकर के ऐसा एक काट लिए। ठीक है, ऐसा एक हमने कटिंग मारा, कितनी मोटाई का, dy। ठीक है, थिकनेस कितनी है, dy। सोचो अगर मैं ऐसा एक स्ट्रिप काटूंगा तो बताओ क्या क्या चीज निकलेगा, है ना, सर्कुलर कोन में से ऐसा एक काटोगे तो क्या निकलेगा, तो ऐसा एक रिंग निकलेगा, है ना, इस तरीके का एक रिंग निकलेगा। तो आपका जो एलिमेंट है वो कैसा है, रिंग के रूप में है ना बेटे, वो रिंग के एलिमेंट में है। अच्छा, तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा, है ना, तो ये होगा इसका रेडियस, दिस है ना, इस रिंग का एलिमेंट क्या होगा, इसको मैं बोल लेता हूं सपोज स्मॉल आर। ठीक है, उस रिंग का एलिमेंट मान, उस एलिमेंट का रिंग, सॉरी उस रिंग के रूप में जो एलिमेंट है उसका रेडियस हमने क्या माना, स्मॉल आर माना, और इस पूरे सर्कुलर कोन का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। आगे कहानी समझ में, और ये हमने क्या माना है, y माना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि उसका एरिया निकालना पड़ेगा, किसका, उस रिंग का। तो बताओ कितना हो जाएगा उस रिंग का एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, आप इसको क्या करो, इसको बाहर करो, है ना, रिंग को बाहर करो, रिंग को काट दो, तो रिंग की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी बेटा, रिंग की लंबाई कितनी होगी, उसके सरकमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर, और थिकनेस आपने क्या लिया है बेटा, dy, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर dy, है ना। तो एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट, एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट dA बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 2 पाई आर dy, दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट। अब इसमें स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा बेटा, तो वेरिएबल है ना, स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिलेट करना पड़ेगा। कैसे रिलेट कर सकते हो, तो देखो बेटा यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और एक ऐसा ट्रायंगल बनता दिख रहा है, तो दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। क्या ये दोनों ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल है, देखो इनके बीच का एंगल क्या है, सेम है, इनके बीच का एंगल क्या है, सेम है, इनके बीच का एंगल क्या है, सेम है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना वो क्या है, सिमिलर है। आ रही बात समझ में, तो हम यहाँ पर ट्रायंगुलर सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना, 9th 10th के मैथ में, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, अच्छा जब ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसका देखो, तो इसकी हाइट कितनी बेटी, छोटे वाले ट्रायंगल की, तो ये y है, ये टोटल h है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, h माइनस वाई, इसकी हाइट कितनी होगी, h माइनस वाई। ठीक है, आ रही कहानी समझ में। तो इसका
परपेंडिकुलर हो गया h माइनस वाई, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा h। ठीक है, छोटी वाली का रेडियस बेस देखो, मतलब ये रेडियस कितना, ये बेस कितना हो जाएगा 2r अपॉन इसका बेस कितना हो जाएगा कैपिटल 2r। ठीक है, तो ऐसा हो गया बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर स्मॉल r बराबर देखो क्या मिला, कैपिटल R h माइनस वाई बाय h। देखो तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के टर्म्स में आ गया ना। ओके, तो अब देखो बेटा, अब आप जो है dm निकाल सकते हो, तो dm इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए कितना है बेटा 2 पाई r dy, सिग्मा इंटू 2 पाई, और r देखो कितना है, r है कैपिटल R h माइनस वाई बाय h इंटू डी वाई, सिग्मा इंटू 2 पाई r h माइनस वाई अपॉन h इंटू डी वाई, दिस इज dm है ना, दिस इज dm। तो अब आपके पास क्या बचा बेटा, अब आपके पास बचा कि आप है ना फॉर्मूला यूज करो, है ना। ऑब्वियसली यहां पर भी दिख रहा है, अगर मैं इसको x एक्सिस मानूं और इसको y एक्सिस मानूं, तो x एक्सिस पर सिमेट्री दिख रही है, तो x सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करेगा। आपको क्या निकालना है, y सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो चूंकि y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन y dm होता है अपॉन इंटीग्रेशन dm होता है, तो आपका जो एलिमेंट है उसका y कितना है बेटा, y लिया है हमने y, और dm देखो कितना आ रहा है, सिग्मा 2 पाई r h माइनस वाई बाय h इंटू डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन dm सिग्मा इंटू 2 पाई r h माइनस वाई अपॉन h डी वाई। जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको कैंसिल करा सकते हो, सिग्मा कैंसिल हो सकता है, 2 पाई कैंसिल हो सकता है, r कैंसिल हो सकता है, h कैंसिल हो सकता है ना बेटे, h कैंसिल हो सकता है। तो क्या बच जा रहा है देखो, इंटीग्रेशन y इंटू एच माइनस वाई डी वाई अपॉन नीचे क्या बच रहा है बेटा, h माइनस वाई डी वाई। अच्छा, अब सवाल उठता है कि लिमिट कहां से कहां तक लोगे, तो पहला एलिमेंट कहां बन सकता है बेटा, यहाँ पे, आखिरी एलिमेंट कहां बनेगा, यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू h, तो 0 से लेकर के h तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से h, अंडरस्टूड। ठीक है, तो 0 से h तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब इसको क्या करें बेटा, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये क्या हो रहा है देखो, h y dy माइनस क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर dy अपॉन इंटीग्रेशन h dy माइनस इंटीग्रेशन y dy, ऐसा हो जा रहा है। 0 से h 0 से h 0 से h 0 से h, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है बेटे, इस वाले में है ना, इसमें h आपका क्या है, कांस्टेंट है, h बाहर कर लो तो बच जाएगा क्या, y dy माइनस बगल वाले में y स्क्वायर dy अपॉन यहाँ पर h कांस्टेंट है dy माइनस ये y dy था ना, y स्क्वायर था, h माइनस y था y, तो इंटीग्रेशन y dy है ना, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, लिमिट 0 से h 0 से h 0 से h और 0 से h। तो बेटे यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 है ना, 0 से h माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटा, y क्यूब बाई 3 0 से h, इसका क्या हो जाएगा बेटा h, तो रहेगा 1 का क्या हो जाएगा y 0 से h माइनस y का क्या हो जाएगा बेटा, y स्क्वायर बाई 2 0 से h। लिमिट रखो बेटा, अपर लिमिट h है तो h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, h इंटू एच स्क्वायर बाई 2 और 0, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, h क्यूब बाई 3 माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 माइनस h स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, है ना, ऐसा हो गया। तो ये देखो बेटा h क्यूब बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3 अपॉन h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसको करो बेटा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा क्या, h क्यूब बाई 6 अपॉन इधर क्या हो जाएगा बेटा h स्क्वायर बाई 2,
ठीक है। तो एच स्क्वायर से ये एच बच जाएगा और ये 2 से 3, तो ये देखो क्या आ रहा है h/3। अंडरस्टूड? तो कितना आ रहा है बेटा h/3। सो सेंटर ऑफ मास इज h/3 ऑफ क्या चीज, हॉलो कोन, है ना। अगर यूनिफॉर्म हॉलो कोन है, सर्कुलर कोन है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, h/3 पर। टोटल h है तो h/3 पर होगा, है ना। आप देख पा रहे हो कि इसमें इसका जो बेस है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बेस की रेडियस कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है कितनी होनी चाहिए, h/3। वहां पर आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसके लिए हॉलो सर्कुलर कोन के लिए, यूनिफॉर्म हॉलो सर्कुलर कोन का सेंटर ऑफ मास आपको क्या मिला बेटा, h/3। अब इसी प्रकार से अगर ये सॉलिड कोन हुआ तो क्या करेंगे, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। बेटा मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप जब सॉल्व करेंगे ना तो कहीं कहीं पर आपको सेंटर ऑफ मास कितना होता है इस चीज की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए, वो रिजल्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस हो याद तो बहुत अच्छी बात, याद नहीं मतलब समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें फिर से आगे बहुत यूज होंगे, ठीक है, बार बार यूज होंगे। तो ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कब कैसे एलिमेंट काटना है, कब उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, उस एलिमेंट का मास कैसे निकालना है, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या लेंगे हम, सॉलिड कोन लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सर्कुलर कोन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सर्कुलर कोन। तो अगेन बेटा इस बार फर्क क्या है, ये सॉलिड कोन है, ठीक है बेटा, ये सॉलिड कोन है, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, r मान लिया, ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, कैपिटल R इसका रेडियस है। तो बताओ मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कैसा होगा बेटा, सॉलिड है तो वॉल्यूम में होगा, मतलब डेंसिटी रहेगा। लेट मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी क्या है, रो है, हमने पढ़ा है रो बराबर क्या होता है बेटा, dm/dv होता है। देयरफॉर dm बराबर क्या होगा, रो इंटू dv होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसका dv निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जा करके एक ऐसा काट लिया, कहाँ पर गए, y पर गए और dy काटा, ठीक है बेटा, dy काटा। सोचो जब आप ऐसा काटोगे तो क्या निकलेगा बेटा, एक डिस्क निकलेगा इतना मोटा, dy मोटा, एक ऐसा डिस्क निकलेगा। अरे कहानी समझ में। अगेन बेटा इस डिस्क का जो रेडियस है हमने क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, ठीक है, इस डिस्क का रेडियस हमने स्मॉल r मान लिया। तो जैसा अभी आपने किया था सेम उसी टाइप से यहाँ से r निकाल लोगे बेटा। तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, r बराबर क्या हो जाएगा, क्या आया था, h माइनस वाई बाय h इंटू कैपिटल R आया था ना बेटे, h माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल R। यहाँ से आपको उसका रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो बेटा डिस्क का वॉल्यूम मिल जाएगा। डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कभी भी निकालना हो बेटा तो एरिया इंटू थिकनेस करते हैं, मैंने बोला आपको, है ना, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, पाई r स्क्वायर, और थिकनेस कितना है, dy। ओके बच्चे, तो पाई और रेडियस कितना है देखो इसका, h माइनस वाई अपॉन h का स्क्वायर हो जाएगा इंटू r स्क्वायर हो जाएगा dy। सही करा मैंने, r स्क्वायर, तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dy, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसका वॉल्यूम। अब ये मिल गया तो बेटा आप उसका मास निकाल सकते हो। मास ऑफ द एलिमेंट क्या है, रो इंटू dv, तो रो इंटू पाई इंटू h माइनस वाई बाई एच का स्क्वायर r स्क्वायर dy, ठीक है, दिस इज dm। अब आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा कि ड्यू टू सिमेट्री x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही लाई करेगा, y एक्सिस पर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dm बाई इंटीग्रेशन dm करना होता है, तो ले लो बेटा y कितना है, y ही है, और dm हमारे पास कितना है, दिस इज dm। तो रो पाई h माइनस वाई बाई एच का स्क्वायर r स्क्वायर dy अपॉन इंटीग्रेशन रो पाई
एच माइनस वाई बाई एच का स्क्वायर आर स्क्वायर डी वाई। तो जो जो कांस्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं उसको हटा लो बेटा। रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, कैंसिल हो गया, एच कांस्टेंट हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो बच रहा है वो बच रहा है वाई एच माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन एच माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। अब सवाल उठता है कि लिमिट कहाँ से लोगे? तो पहला एलिमेंट कटेगा यहाँ पर, आखिरी एलिमेंट कटेगा यहाँ पर। तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया h। ठीक है, इसकी हाइट हमने क्या ली है बेटे? h ली है। ठीक है, तो 0 से h तक इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप क्या करो बेटा, इसको एक्सपांड कर लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2hy। ठीक है, ये हो गया आपका इसका एक्सपांसन अपॉन इंटीग्रेशन सेम चीज h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy dy। कहां से कहां तक? 0 से h, 0 से h तक। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन एच स्क्वायर वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई क्यूब डी वाई और माइनस 2hy स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन 2hy स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ऐसा हो गया। नीचे इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 2hy डी वाई। ठीक है, ऐसा कर लोगे। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सी, तो क्या होगा बेटा? एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर करो तो क्या बचेगा? वाई डी वाई। फिर क्या बचेगा? वो तो ठीक है, वाई क्यूब डी वाई। फिर यहाँ पर 2h कांस्टेंट है तो माइनस 2h कांस्टेंट ले लिया, बचा क्या? वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अपॉन यहाँ पर h स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई और माइनस 2h कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन वाई डी वाई। तो बेटे देखो ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर वाई डी वाई का क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस वाई रेज टू 4/4 माइनस 2h कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, सब में लिमिट 0 से h, 0 से h, 0 से h अपॉन h स्क्वायर कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन dy। नहीं कुछ तो 1 है बेटा, तो 1y हो जाएगा, यानी y हो जाएगा 0 से h। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा? वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, सॉरी वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा 0 से h और माइनस 2h इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 0 से h। ठीक है, तो ये कहानी बन करके आ रही है बेटा। लिमिट रखोगे h स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, प्लस वाई रेज टू 4 यानी h रेज टू 4 बाय 4, ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, माइनस 2h, ये क्या हो जाएगा बेटा? h क्यूब बाई 3 से दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो h क्यूब बाई 3 ऐसा निकल करके आ रहा है, अपॉन ये h स्क्वायर h माइनस 0 h हो जाएगा प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस 0 हो जाएगा और माइनस 2h इंटू एच स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल करके आ रहा है बेटा। तो ये देखो क्या हो रहा है? h रेज टू 4/2, ये हो रहा है h रेज टू 4/4 माइनस 2h रेज टू 4/3 अपॉन h क्यूब प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, h क्यूब। ठीक है, माइनस क्या हो रहा है? h क्यूब। अच्छे से समझा? वेरी गुड। ओके, तो कुल मिलाकर के देखो तो ये प्लस h क्यूब और ये माइनस h क्यूब कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, प्लस h क्यूब और माइनस h क्यूब कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ बच जा रहा है, इसमें देखो h रेज टू 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 अपॉन h क्यूब बाई 3, h क्यूब बाई 3। सो h क्यूब से ये कट जाएगा बेटा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3h इक्वल्स टू
3h इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। 6 3 माइनस 8, ठीक है, 6 3 9 माइनस 8 क्या हो रहा है बेटा, 1 हो जा रहा है। तो 3h इंटू 1/12 ये 4 हो जाएगा। तो ये निकल करके आ रहा है देखो h/4। ओके, तो सॉलिड कोन का क्या होता है, h/4 होता है, सॉलिड कोन का h/4। तो इस तरीके से देखो हमने ऑलमोस्ट सभी शेप के जो है वो सेंटर ऑफ मास निकाल लिए। बाकी जो सिमेट्रिकल होते हैं उन सब का तो मैंने आपको पहले ही बताया। जितने भी सिमेट्रिकल शेप होते हैं सबके सेंटर ऑफ मास कहाँ होते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं, ठीक है। तो ये रही कहानी सेंटर ऑफ मास की। तो मैंने आपको बार बार बोला बेटा इसके रिजल्ट को आपको याद रखना है। मैं आपको टेबुलाइट फॉर्म में एक दे देता हूं, है ना, टेबल बना करके, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, ओके, यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर यूनिफॉर्म रॉड रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड में होगा, है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड में होगा, ठीक है। अगर इसकी लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, l/2, सेंटर ऑफ मास l/2 पर होंगे। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो हमने क्या देखा बेटा, इसका आता था यहां पर y बराबर 2r/π, है ना बेटा, 2r/π। तो इसका सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 2r/π, और x सेंटर ऑफ मास क्या था 0, ठीक है बेटे। तीसरा हमने क्या पढ़ा, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा बेटा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 4r/3π, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास इज 4r/3π और x सेंटर ऑफ मास इज 0। फिर हमने क्या देखा, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ये सब यूनिफॉर्म ले रहा हूं ना, यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, ओके। तो इसमें क्या होता है बेटा, हॉलो हेमिस्फीयर, है ना, इस तरीके का रेडियस अगर इसका r है तो क्या था बेटा, y सेंटर ऑफ मास आया था r/2 और x सेंटर ऑफ मास था 0, ठीक है। फिर सॉलिड हेमिस्फीयर में फिर हमने क्या पढ़ा, सॉलिड हेमिस्फीयर, फिफ्थ इज सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। उसमें क्या होगा आपको, इसमें आपने क्या देखा था 3r/8, कितना आया बेटा, y बराबर 3r/8, ठीक है। तो इसमें y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 3r/8 और x सेंटर ऑफ मास इज 0। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हॉलो कोन, हॉलो कोन, सब यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हॉलो कोन रहेगा बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू h/3 और x सेंटर ऑफ मास इज 0। सॉलिड कोन रहा तो सॉलिड कोन 7, सॉलिड कोन रहा तो कुछ नहीं बेटा, सेम शेप रहेगा, y सेंटर ऑफ मास यहां हमने क्या देखा h/4, x सेंटर ऑफ मास क्या देखा 0। तो इतनी सारी शेप हमने
पढ़े बेटा। बाकी जो यूनिफॉर्म होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, उन सब का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होंगे। तो ये देखो बेटा हमने सारे सेव कर लिए, सारे के आपको सेंटर ऑफ मास बता दिए जिसको आपको याद रखना है। एटलीस्ट इसके रिजल्ट तो याद होने ही चाहिए आपको। क्लियर है? जब भी आपसे कोई पूछे फटाक से जवाब दे देना कि हाँ भाई इस चीज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इस जानकारी के बिना, इस इंफॉर्मेशन के बिना आप ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है? रोटेशनल मोशन वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स है ना, ये आप नहीं पढ़ पाओगे अगर ये सारी जानकारियां आपको नहीं होगी। तो आपको सीरियस होना है और इस चीजों को, इन चीजों को याद रखना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिनर टाइप बॉडी। लेमिनर टाइप बॉडी। अब ये लेमिनर टाइप बॉडी क्या होता है? लेमिना मतलब होता है बेटा जिसके पास सरफेस एरिया हो और थिकनेस क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म थिकनेस, कम थिकनेस हो और यूनिफॉर्म हो। ठीक है? ऐसे जो बॉडी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लेमिनर टाइप बॉडी। ठीक है? तो या लैमिना। तो लैमिना क्या होता है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लैमिना तो ए बॉडी विच हैज एरिया बट हैज uniform and very small thickness is called lamina। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक पेज है, ठीक है, ये पेज है बेटा, तो देखो इसका थिकनेस क्या है, बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है, एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, लैमिना कह सकते हैं। ओके, तो अगर लैमिना वाला बॉडी रहेगा, लैमिनर टाइप का बॉडी रहेगा, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे तो समझो बेटा। मान लो जैसे कि मैं बोलता हूं कि ठीक है, ऐसा एक बॉडी बनाया मैंने, इसमें है ना, ऐसे क्या दिख रहा है, 3 1 2 3 4 और 5 हिस्सा दिख रहा है इसका, 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं ना बेटे, इसमें 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, आगे कहानी समझ में, इसके 5 ऐसे बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो हर एक बॉक्स का मान लो एरिया क्या है, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसा इसका एरिया है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो सेंटर होगा इसका सेंटर यहाँ है बेटा, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, और इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। तो इसका जो सेंटर है उसका पोजीशन, इसका मान लो R1, इसका मान लो R2, इसका पोजीशन R3, इसका पोजीशन R4 और इसका पोजीशन क्या हो, R5 हो। ठीक है बेटा, और मान लो कि ये क्या है, इसकी डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या है इसका, ρ1, इसका ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, ऐसा डेंसिटी है इसका। ओके, और थिकनेस मान लो क्या बेटा, T1 T2 एंड सो ऑन T5 तक। तो देखो क्या होता है, चूंकि आपने पढ़ा है, चूंकि डेंसिटी है ना, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, पढ़ा है ना बेटा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देयरफॉर मास बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, मैंने अभी बताया बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया इनटू थिकनेस। एरिया इनटू थिकनेस क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो इसका एरिया देखो कितना है, एरिया मान लो A है और थिकनेस मान लो T है। तो देखो मास जो है वो क्या होता है, रो इंटू A इंटू टी होता है। मास क्या होता है बेटा, रो इंटू A इंटू टी होता है, याद रखना है इस चीज को। तो बेटा जो फर्स्ट पार्टिकल है, फर्स्ट लेमिना है
है ना, पहला लेमिना है, उसका मास क्या हो जाएगा बेटा ऐसा। सिमिलरली M2 का क्या हो जाएगा बेटा ρ2 A2 T2, है ना। इसी तरीके से M5 क्या हो जाएगा बेटा ρ5 A5 और T5, ऐसा हो गया। आगे कहानी समझ में आपको। तो बेटे अगर मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, अगर मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो चूंकि आपने पढ़ा है, पता है आपको कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, M1 R1 M2 R2 एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ये लेमिना वाला बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं, तो फॉर लेमिनर बॉडी बताओ क्या हो जाएगा बेटा, आर सेंटर ऑफ मास, मास 1 कितना है देखो, ρ1 A1 T1, ρ1 A1 T1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी ये मास हो गया, इनटू क्या हो जाएगा बेटा R1, फिर दूसरे वाले का मास क्या है ρ2 A2 T2 इनटू पोजीशन क्या है R2। सिमिलरली ये आगे बढ़ाते चले जाओगे, सिमिलरली नीचे देखो ρ1 A1 T1 प्लस ρ2 A2 T2 एंड सो, ऐसा हो जाएगा लेमिना टाइप के बॉडी के लिए। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा कि सबका रेजिस्टिविटी क्या है, बराबर है, सबका रेजिस्टिविटी क्या है, बराबर है, और थिकनेस भी क्या है, बराबर है, तभी तो यूनिफॉर्म बॉडी होगा ना, है ना, तभी तो यूनिफॉर्म बॉडी होगा। इफ रो कांस्टेंट और टी भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो रो टी सबका बराबर हो जाएगा बेटा, है ना, रो टी सबका बराबर हो जाएगा, तो रो टी कॉमन हो जाएगा और रो टी नीचे भी कॉमन हो जाएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो देखो क्या निकल कर क्या आ रहा है, तो आर सेंटर ऑफ मास जो आएगा A1 R1 A2 R2 एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस 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 प्लस, दिस इज आर सेंटर ऑफ मास। अक्सर यही यूज होता है, ठीक है, अक्सर क्या होता है बेटा, यही यूज होता है। तो आपको याद रखना है फॉर लैमिनर बॉडी जिसका डेंसिटी क्या है, सेम है, डेंसिटी कांस्टेंट है, थिकनेस यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उसका जो आर सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पे डिपेंड करता है, A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन A1 प्लस A2, यानी मास का जगह किसने ले लिया, एरिया ने, है ना, M1 R1 A1 R1 M2 R2 A2 R2 M1 प्लस M2 A1 प्लस A2, तो मास की जगह किसने ले ली, एरिया ने ले ली। आगे कहानी समझ में अच्छे से समझा बेटे। तो लेमिना वाले बॉडी के लिए, है ना, आपको आर सेंटर ऑफ मास क्या लेना है, A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन A1 प्लस A2। क्लियर, आगे ही बात समझ में। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें आप लिख सकते हो फिर सारी चीजें, x निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, A1 X1 प्लस A2 X2 एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2। y के लिए तो y वाले रखेंगे, z के लिए z वाले रखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बेटा कैविटी वाले प्रॉब्लम। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ कैविटी। कैविटी मतलब अगर उसमें से कुछ हिस्सा क्या करा गया हो, निकाल लिया गया हो, ठीक है, उसमें से क्या किया गया हो, कुछ हिस्सा अगर निकाल लिया गया हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। तो आपको पता है बेटा, बताओ कि सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कंप्लीट स्फीयर है, तो आपको पता है बेटा यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। अब मैं बोलूं कि इसमें से मैंने एक हिस्सा क्या किया, काट के निकाल लिया, ठीक है, एक ऐसा गोला मैंने इसमें से काट के निकाल लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, कैविटी। अब मटेरियल जो है वो कहां बचा बेटा, इधर बचा, ठीक है, इतने में मटेरियल बचा। तो अब जो ये बचा हुआ पार्ट हुआ है ना, जो बचे हुए पार्ट हुआ उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है,
रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो ऐसा जब प्रॉब्लम होता है तो उसको हम कहते हैं कैविटी वाला प्रॉब्लम। ठीक है, कैविटी वाला प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे कैविटी वाले प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, दो बॉडी मानते हैं। इसको क्या करते हैं, दो बॉडी मानते हैं। एक होल बॉडी है ना, कंप्लीट बॉडी, उसका मास मान लो क्या है बेटा, m1। ठीक है, कंप्लीट बॉडी का मास क्या है, m1, और उसका सेंटर ऑफ मास है ना, वो क्या करेगा, r1 का काम करेगा। और जो कैविटी है, कैविटी, उसको हम सेकेंड बॉडी मानते हैं, m2 मास मान लिया उसका। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, तो इसका जो ये होगा वो r2। ठीक है बेटा, तो एक हुआ सॉलिड का और एक हुआ कैविटी का। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, r सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखना, m1 r1, ठीक है, में आपको क्या करना है, जो कैविटी वाला है उसको माइनस करना है। पहले अपन प्लस किया करते थे ना, अब उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। कैविटी वाला गायब हो गया ना, वो हटा दिया है हमने, टोटल में से इसको हटाया है ना, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मास m1 है और कैविटी का मास उसमें से हटाना है, m1 माइनस m2, तो ये हो गया r सेंटर ऑफ मास, m1 r1 माइनस m2 r2 बाय m1 माइनस m2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैविटी वाला प्रॉब्लम के लिए निकालने का तरीका। दूसरा, अगर मान लो x के रूप में करना चाहते हो तो m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। y सेंटर ऑफ मास करना चाहते हो बेटा, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। z सेंटर ऑफ मास करना चाहते हो, m1 z1 माइनस m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2, है ना बेटे। इसी तरीके से एरिया वाले में, लेमिना वाले में करना चाहते हो तो लेमिना वाले में क्या हो जाएगा बेटा, r सेंटर ऑफ मास। लेमिना वाले में जैसा आपने देखा था a1 r1, वहां पर प्लस करते थे, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा, a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2, है ना। उसी तरीके से इसमें x सेंटर ऑफ मास करना चाहोगे तो a1 x1 माइनस a2 x2 बाय a1 माइनस a2 हो जाएगा। y सेंटर ऑफ मास करना चाहोगे a1 y1 माइनस, जहां जहां m1 है, जहां जहां m है वहां a से रिप्लेस कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 1 वाले जितने हैं, है ना, 1 वाले जितने हैं m1, है ना, वो क्या है बेटा, m1 r1 x1 y1 z1, ये सब किसके लिए हैं, ये सब किसके लिए हैं, टोटल के लिए, टोटल बॉडी के लिए। और m2 r2 x2 y2 z2 a2, है ना, ये सब किसके लिए है, कैविटी के लिए। दिस इज फॉर कैविटी, जिसको आपने हटाया है वहां से, उसके लिए है। ठीक है, तो अगर आपको कभी कैविटी वाले प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आपको समझ में आएगा फिर। ठीक है, चलो देखो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना, ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना। जब आपको यूनिफॉर्म बोल दिया जाए बेटा तो आप समझ जाना रो और टी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन फिगर। लेमिना है मतलब एरिया है ना, लेमिना मतलब एरिया। तो आपका जो ये है वो कुछ इस तरीके से है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें से आपको इतना पोर्शन क्या किया गया है, गायब किया गया है। ठीक है, ये आपका मटेरियल है, इतने में मटेरियल है, ये आपका कैविटी है। ठीक है, कैविटी लेमिना है बेटा, लेमिना समझ लेना। तो लेमिना है तो मतलब सरफेस है ना, आगे बात समझ में, एरिया है इसके पास। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है, ये कितना है, a है, दिस इज a, ओके, दिस इज a। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बहुत ही आसान है बेटा।
तो एक हो गया ये कंप्लीट वाला। कंप्लीट वाले का एरिया बताओ। कंप्लीट वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, A1। तो A1 कितना हो गया बताओ, पाई, उसका रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, ये A है उसका रेडियस, तो पाई A स्क्वायर, दिस इज A1। कैविटी, ये कैविटी है बेटा, कैविटी का रेडियस कितना हुआ, उसका एरिया क्या हो जाएगा A2, तो कैविटी का रेडियस हो जाएगा पाई, ये डायमीटर इसका A है तो रेडियस A/2, तो A/2 का स्क्वायर, ये A2 हो गया बेटा, है ना। R1 क्या होता था बेटा, मैंने बोला था टोटल का सेंटर ऑफ मास का ये है ना, तो ये टोटल का सेंटर ऑफ मास, तो टोटल तो सर्कल दिख रहा है बेटा, सर्कल का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, है ना। तो ये देखो ओरिजिन पे भी पड़ रहा है तो ये 0 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका ये है क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली आपको यहां पर एक्स एक्सिस पर ये मिलेगा, है ना। लेमिना कैसा है बेटा, इस तरीके से है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो भी मिलेगा आपको वो एक्स एक्सिस पर मिलेगा, वाई एक्सिस बैलेंस है देखो, है ना, ऊपर नीचे बराबर है, इधर मिलेगा आपको एक्स एक्सिस पर, है ना। तो R1 कितना हो जाएगा देखो, 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। R2 यानी कैविटी का, तो कैविटी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है बेटा, ये चीज क्या है, A/2, सो इसका कितना हो गया R2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया A/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। आगे बात समझ में, तो देखो आपको सारी चीजें मिल गई। तो आपने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ऑब्वियसली इसका x निकलेगा बेटा, है ना, क्या निकलेगा, x सेंटर ऑफ मास निकलेगा। इसको मैं x1 x2 ले लेता तो भी चलता, है ना, आप चाहो तो इसको x के टर्म्स में ले लो, तो x1 क्या हो गया 0 और x2 क्या हो गया A/2। तो फॉर्मूला आपके पास था x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, ठीक है। तो A1 देखो हमारे पास क्या है बेटा, पाई A स्क्वायर, x1 क्या है 0 माइनस A2 कितना है हमारे पास, पाई A स्क्वायर बाई 4 इंटू x2 हमारे पास कितना है A/2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, A1 इज पाई A स्क्वायर माइनस A2 इज पाई A स्क्वायर बाई 4। लेट्स सिंप्लीफाई इट, ये 0 हो गया, तो ये बचा माइनस पाई A³ बाई 8 अपॉन पाई A स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा बेटा 3/4 पाई A स्क्वायर। तो पाई A स्क्वायर से ये बच जाएगा बेटा A, और ये हो जाएगा 2, है ना, तो 2 3 जा 6, तो क्या निकल करके आ रहा है बेटा, माइनस A/6। क्या निकल करके आ रहा है, माइनस A/6। अब ये माइनस A/6 कहां पर आएगा बेटा, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, इधर पॉजिटिव है बेटा, इधर क्या होगा, इधर कहीं पर आएगा A/6 माइनस A/6, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बोलना चाहूं तो x एक्सिस पर माइनस A/6, y एक्सिस पर 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस A/6 0। y एक्सिस तो बैलेंस है, जितना इधर खाली है उतना इधर खाली है, जितना इधर भरा है उतना इधर भरा है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो y का ओरिजिन पे ही रहेगा, x में सिमेट्री नहीं है, इधर भरा है और इधर खाली है, ठीक है। तो इधर का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाला। कितना आया बेटा, माइनस A/6 और 0। ओके, अच्छे से समझ में आया बच्चे अपने को, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो भी लेमिना टाइप के होंगे या इस टाइप के होंगे, है ना। अब आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपने भेजे हैं जो मैंने आपको चेक पॉइंट सॉल्व करने दिए थे, तो अब चूंकि आप ये पढ़ चुके तो एक बार आप खुद से ट्राई करो बेटा, ठीक है। ओके, या तो आपके लेमिना टाइप रहे या मास टाइप के रहे, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। फिर भी नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बच्ची ने क्वेश्चन भेजा था जिसमें इस तरीके के थे, ठीक है, कि रॉड है उसको इस तरीके से बेंड किया गया है, ठीक है बेटे। इस एक रॉड है जिसकी लंबाई टोटल कितनी है, लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ था आई थिंक 1 मीटर, ठीक है। मान लो इसका टोटल लेंथ क्या है, 1 मीटर है, टोटल लेंथ 1 मीटर है, और टोटल मास मान लो, टोटल मास सपोज क्या है बेटा, स्मॉल m है, ठीक है। टोटल मास क्या है, स्मॉल m है। तो जब आप इसको बेंड कर दोगे बेटा 90 डिग्री से, तो देखो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा m/2, और इसका हिस्सा क्या हो जाएगा m/2, है ना बेटे।
और इसकी लंबाई कितनी रह जाएगी फिर 1/2 मीटर, और इसकी भी लंबाई क्या रह जाएगी 1/2 मीटर। तो अब आप इसको क्या करो, अलग अलग ये ट्रीट करो, क्या चीज, अलग अलग दो रॉड ट्रीट करो, ये एक रॉड और ये दूसरा रॉड, इसको ले लो बेटा एक्स एक्सिस और ये ले लो वाई एक्सिस। तो जब आप इसको अलग अलग रॉड ट्रीट करोगे बेटा, तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली इसके मिड में होगा बेटा, यानी ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1/4 मीटर, है ना बेटे, और मास इसका कितना है m/2। सिमिलरली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, इसके मिड में, रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड में होता है ना भाई, तो मिड में, यानी ये क्या हो गया 1/4 मीटर, इसका मास कितना है m/2। तो अब आपके पास दो बॉडी है, दो अलग अलग बॉडी, तो इस बॉडी का मास इतना है, और ये कौन सा चीज हुआ बेटा, y कोऑर्डिनेट हुआ, है ना, ये क्या हुआ y कोऑर्डिनेट हुआ। अच्छे से समझा कि नहीं, आगे कहानी समझ में, तो दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो इसका मैं कोऑर्डिनेट अगर लिखने बोलूं तो आप बोलोगे भाई x कोऑर्डिनेट इसका 0 है और y कोऑर्डिनेट 1/4 है। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट लिखने बोलूं तो आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट इसका 1/4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। खत्म कहानी। तो अब आप इसको आपको इसका ये निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है बेटा हाँ कि x सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना बेटे। तो m1 देखो कितना है m/2 और x1 कितना है, इसको अगर 1 माना तो m/2 और उसका x क्या है 0 प्लस दूसरे का कितना है मास m/2 है और x उसका कितना है 1/4 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा m/2 प्लस m/2 m हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हुआ तो m/8 अपॉन m कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचा 1/8। तो x सेंटर ऑफ मास इज 1/8। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करोगे बच्चे, y सेंटर ऑफ मास के लिए तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है बेटा m/2, y1 कितना है 1/4, m2 कितना है m/2 और उसका y क्या है 0, m/2 प्लस m/2 m। ठीक है, तो ये क्या निकल करके आ रहा है बेटे आपको कि ये वाला पार्ट 0 हो गया, m/8 अपॉन m, ये भी क्या हो गया बेटा 1/8 मीटर। सो इसका कोऑर्डिनेट जो आया वो क्या आया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट तो इधर कहीं आएगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया, इधर कहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका r सेंटर ऑफ मास, दिस इज r सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो r सेंटर और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1/8 1/8। ठीक है, तो आप r सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकते हो बेटा 1/8 i कैप प्लस 1/8 j कैप, है ना, 1/8 i कैप प्लस 1/8 j कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए तो लगा लो, है ना, वेक्टर वाला रूल 1/8 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 1/8 का स्क्वायर। तो 1/8 बाहर आ जाएगा बेटा, 1/8 बाहर आ जाएगा, इनटू क्या रह जाएगा √2। तो ये देखो क्या हो जाएगा 1/√2 तो 4√2 हो जाएगा, क्या 1/4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4√2। अगर मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। क्लियर है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। तो अब आपका जो चेक पॉइंट है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।